पंचम भाव संतान का भाव है। पंचमेश बुध अष्टम भाव का स्वामी भी है। कोई भी ग्रह यदि एक अच्छे और एक बुरे भाव का स्वामी बनता है तो जहां उसकी मूल त्रिकोण राशि है उसका फल ज्यादा करता है। लेकिन यदि ऐसा ग्रह अपनी दूसरी राशि में बैठ गया, इसकी मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में है, तो यदि बुध कहीं भी बैठेगा तो ज्यादा फल अष्टम से करेगा। लेकिन ये बुध अपनी इस राशि में बैठ गया तो अब ऐसा ग्रह मूल त्रिकोण राशि का फल ज्यादा नहीं करेगा, अपनी इस राशि का करेगा जहां वो बैठा है। यदि अपनी राशि में बैठा है तब की बात बता रहा हूं। दूसरी जगह कहीं भी बैठेगा तब तो वो अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल करेगा। लेकिन यदि अपनी ही दूसरी राशि में स्थित है तो उस राशि का फल ज्यादा करेगा जिस राशि में वो स्थित है। समझ में आ गया? अब ये जो बुध है, पंचमेश बुध इस भाव का फल ज्यादा करेगा, ठीक है। लेकिन ये बुध सूर्य और मंगल दो क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो गया है। तो जब ये ग्रह पीड़ित हो जाएगा तो फिर यहाँ के भी फल देने लगेगा अष्टम भाव के। मैंने आपको बताया था कि जब भी पंचमेश का संबंध अष्टम भाव से बनेगा और यदि वो ग्रह पीड़ित भी हो जाए तो मिसकैरेज निश्चित रूप से होती है। मिसकैरेज करवाने वाले ग्रह सूर्य मंगल केतु हैं और अष्टम भाव, ये बताया था मैंने। यहाँ पर अष्टमी स्वयं बुध है जो पीड़ित हो गया। अब पीड़ित हो गया तो अष्टम भाव के फल भी करेगा। और फिर मंगल और सूर्य जैसे ग्रह बैठे, बुध की राशि में केतु भी बैठा है। केतु बुध की राशि को पीड़ित कर रहा है तो इससे बुध भी पीड़ित होगा, क्योंकि किसी भी ग्रह की शनि मंगल की राशि में बैठा तो मंगल पर शनि का प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो इसी तरह से केतु का प्रभाव बुध पर पड़ेगा। केतु यहाँ पीड़ित कर रहा है बुध की राशि को। तो इनके तीन मिसकैरेज हुए। पहला मिसकैरेज, उसे मिसकैरेज नहीं कहना चाहिए क्योंकि लगभग 5.5 महीने का बच्चा हो चुका था। ये लिखा हुआ है, डेथ ऑफ चाइल्ड एंड मदर इन लॉ 8 दिसंबर 2018 रात्रि में 3:15 3:30 बजे इस बच्चे की पेट में जो बच्चा था उसकी डेथ हुई, अबॉर्ट किया गया और सुबह 8 बजे इनकी मदर इन लॉ की डेथ हो गई, हार्ट अटैक, कार्डियक अटैक। एक ही दिन में दो दो डेथ हुई। दशा क्या थी? शुक्र गुरु चंद्र केतु, चंद्रमा की अंतरदशा। चंद्रमा
छठे भाव का स्वामी और मारक भाव में बैठा है, राहु केतु से पीड़ित हो गया। चंद्रमा की सॉरी चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा, गुरु की अंतरदशा, गुरु की अंतरदशा और चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा। गुरु एकादश भाव क्रूर भाव, द्वितीय भाव मारक भाव का स्वामी। शनि वक्री है, तो वक्री स्थिति में मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रह पिछले भाव से भी फल देता है। तो वक्री शनि की दृष्टि यहां से गुरु पर पड़ रही है। गुरु कुंभ कुंभ लग्न की कुंडली में यदि अच्छा है तो बहुत धन देता है। इसी तरह सिंह लग्न की कुंडली में बुध, सिंह लग्न की कुंडली में बुध एकादश भाव और द्वितीय भाव का स्वामी होता है। दोनों धन भाव। कुंभ लग्न में गुरु एकादश और द्वितीय का स्वामी, तो धन का दुगना प्रतिनिधित्व मिल गया गुरु को। तो ऐसी स्थिति में यदि गुरु अच्छे भाव में स्थित पीड़ित नहीं है तो वो बहुत अच्छा धन देता है। लेकिन यदि वो बुरे भाव में स्थित है और पीड़ित है तो बहुत बुरा फल देता है, क्योंकि एक तो ये क्रूर भाव है स्वास्थ्य एवं रिश्तों के संबंध में, और दूसरा ये मारक भाव है स्वास्थ्य एवं रिश्तों के संबंध में। तो इसलिए स्वास्थ्य और रिश्ते से संबंधित यानी संतान से संबंधित इस गुरु ने बुरे फल दिए। चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा थी, केतु की सूक्ष्म दशा थी जो अष्टम भाव में। इसके बाद 23 जून 2023 को मिसकैरेज हुआ। दशा क्या थी? शुक्र बुध शुक्र राहु, बुध की अंतरदशा थी, ये तो पता ही लग रहा है बुध के बारे में। और बुध में शुक्र की प्रत्यंतर दशा। शुक्र क्या है? पंचम से द्वादशेश है। पंचम के लिए ये बुरा भाव, इसके पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। पंचम से द्वादश भाव, द्वादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में ही स्थित है और शनि के द्वारा पीड़ित है। बुध से द्विद्वादश का संबंध बन रहा है। तो शुक्र की अंतरदशा थी और राहु की प्रत्यंतर दशा। फिर 16/5/25 अभी 2 महीने पहले दशा क्या थी? शुक्र बुध शनि चंद्र, बुध की ही अंतरदशा थी। अब इस बार प्रत्यंतर दशा शनि की हो गई। शनि पंचम से छठे भाव में स्थित है और वक्री है। इसका वक्री होना बुरा है। पंचम से छठे भाव में, और बुध अंतरदशा नाथ से भी तदाष्टक का संबंध है। शनि ने चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा में कह रही थी। इसके बाद फिर अभी मैंने आगाह किया था, इस समय केतु की अंतरदशा चल रही है। मैंने आगाह किया था कि
अभी कोई प्लानिंग नहीं करना है, लेकिन वो डॉक्टर के संपर्क में थी। 12 नवंबर, अभी 2 दिन पहले 12 नवंबर को ऑपरेशन हुआ। यहाँ पर मैं समझ नहीं पाया। मैंने ये सोचा कि यदि ये प्लानिंग करती है तो मिस कैरेज होगा, और मिस कैरेज हॉस्पिटल में ये ऑपरेशन के द्वारा ही होता है सब कुछ। तो मैं वो समझ रहा था, जबकि हुआ क्या, पेट में यानी गर्भ में, ये महिला की कुंडली है, गर्भ में सिस्ट थी, गांठें थी, उनका ऑपरेशन किया गया। केतु की अंतरदशा, सूर्य की प्रत्यंतर दशा और केतु की सूक्ष्म दशा थी। अब संतान, पंचम पंचमेश बहुत पीड़ित है, कारक गुरु पीड़ित है। लग्न कुंडली में देखकर लगता है कि संतान नहीं होगी, लेकिन गुरुजी, हाँ, गुरु सिर्फ इसलिए पीड़ित है क्योंकि वो एकादश भाव का भी स्वामी है और द्वितीय भाव का भी स्वामी है, लेकिन और किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि उस पे नहीं है, केवल शनि की स्वामित्व दृष्टि, के कारण। शनि की जी दृष्टि अभी बता चुका हूं आपको। शनि वक्री है, इसलिए शनि यहाँ से गुरु को देख रहा है। जी गुरुजी। तो अभी मैं गुरु के बारे में और भी बताऊंगा। तो लग्न कुंडली देखकर संतान की संभावना नहीं दिखती, क्योंकि भाव भावेश कारक सभी पीड़ित हैं। नवांश कुंडली का मुझे ध्यान नहीं, इतना ध्यान है वो भी कि पीड़ित है वहां भी पंचम गुरुजी, का वो भी संबंध, पीड़ित है। हाँ, पंचम का संबंध अष्टम भाव से नवांश में भी बन रहा है और सप्तमांश कुंडली में भी बन रहा है। सप्तमांश कुंडली में थोड़ा सा मुझे याद है कि शुक्र पंचमेश है जो नवम में चला गया, और नवमेश शनि है जो पंचम में आ गया, लेकिन शनि अष्टमेश भी है, अष्टमेश और नवमेश है। तो सप्तांश कुंडली में भी, तीनों कुंडली में पंचम का संबंध अष्टम भाव से बन रहा है। और जी, ऐसा ही है ना। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट, गुरु की दृष्टि नवम भाव पर है। नवम भाव भी संतान का भाव है, नवम भाव पर है, और नवम भाव पर शनि वक्री है, इसलिए शनि का प्रभाव भी है। लेकिन शनि के लिए, क्योंकि शनि लग्नेश है, तो इस कुंडली के लिए शुभ ग्रह हो गया, और ये इसकी मित्र राशि है, उच्च राशि है। तो ये तो स्थिति, इसकी दृष्टि तो पड़ नहीं रही इस पर, स्थिति है, तो इसकी स्थिति ज्यादा बुरा तो नहीं करेगी। उधर गुरु की दृष्टि पड़ रही, हालांकि गुरु में दम नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो असर होगा ही। तो गुरु की दृष्टि पड़ी, बस एक पॉजिटिव पॉइंट ये है। दूसरा, सप्तांश कुंडली में गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। तो ये दो बातें, यही एक हल्की सी किरण है जहां संभावना हो सकती है। ऐसी कुंडलियों में मैं खुद 100% कुछ कह नहीं पाता हूँ। गुरुजी, सूर्य एक अच्छे केंद्र का स्वामी होकर पंचम में बैठा है, तो मेरा यह अनुमान है कि सूर्य इनको पुत्र दे सकता है। हाँ, वही उम्मीद है। देखिए अभी क्या है, शुक्र की महादशा है, शुक्र नवमेश तो है, मूल त्रिकोण राशि है उसकी, लेकिन बैठा है पंचम से द्वादश भाव में, और द्वादशीच भी है। एक इसका निगेटिव पॉइंट ये है, और फिर शनि से पीड़ित भी, इसकी महादशा की। अब महादशा का परिवर्तन होगा,
सूर्य की महादशा आएगी। सूर्य सप्तमेश है, सप्तमेश संतान दे सकता है। सितंबर 26 के बाद गुरुजी सूर्य की महादशा लग रही है। हाँ, तो सूर्य संतान दे सकता है, और सबसे ज्यादा जो संभावना है वो सूर्य की अंतर्दशा में संभावना है, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है। मंगल ज्यादा क्रूर ग्रह है इस कुंडली के लिए, तृतीय भाव का स्वामी। तो सूर्य में सूर्य की संभावना ज्यादा है। जब केतु में लास्ट में शनि और बुध की प्रत्यंतर दशा होगी, शनि या बुध, उस समय, अभी मैंने गोचर नहीं देखा है, आप लोग गोचर देखिएगा, शनि या बुध की प्रत्यंतर दशा में हो सकता है, बुध की प्रत्यंतर दशा में ये कंसीव करे। उस समय केतु में बुध जिस कैरेज के लिए समय नहीं मिल पाएगा। मैं केवल एक अभी संभावना बता रहा हूं, गोचर देखना पड़ेगा। मैं केवल एक संभावना बता रहा हूं कि बुध में कंसीव करने की संभावना होगी। उस समय क्या देखना है कि बुध का संबंध पंचम, सप्तम, लग्न, एकादश से हो कहीं से। सप्तम अच्छा भाव है स्त्री के लिए कम से कम। पंचम भाव तो खैर संतान का ही है, एकादश में बैठेगा तो पंचम को देखेगा। लग्न बहुत अच्छा भाव है, लग्न में बैठकर सप्तम को देखेगा। इसके लिए नवम भाव भी अच्छा है बुध के लिए। तो इन जगहों पर यदि बुध है गोचर में, और मंगल शुक्र भी इन्हीं में से किसी एक जगह में, जैसे ये पंचम है, लग्न है, सप्तम भाव है, नवम भाव है, एकादश भाव, यदि शुक्र मंगल साथ में हो या परस्पर दृष्टि हो शुक्र मंगल की, तो उस समय कंसीव कर सकती है ये। और ऐसी स्थिति में फिर जब सूर्य में सूर्य की अंतर्दशा होगी, मुश्किल से 6 महीने की होगी, तो उस समय संतान प्राप्त हो सकती है। तो ये कुंडली आप लोगों को केवल प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया था। अब गुरुजी, जब सूर्य में सूर्य है तब तुला में है बुध, शुक्र और सूर्य। तुला में है बुध, शुक्र और सूर्य। शुक्र और सूर्य, ये भी अच्छा है। और मंगल कहाँ पर? मंगल नीच का हो रहा है। मंगल नीच और का हो रहा है, यहाँ पर है ना? जी, मंगल और गुरु दोनों। और मंगल की दृष्टि शुक्र पर है ना? जी, मंगल की दृष्टि शुक्र और बुध दोनों पर है। और पंचम ये नवम भाव पर, नवम भाव संतान का भाव, ठीक है ना? जी। तो गोचर ठीक दिख रहा है। तो उस समय ऐसा हो सकता है। अब आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है संधि भाग। देखिए संधि भाग क्या है कि एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड में जाना, या एक लेवल से दूसरे लेवल में जाना। जैसे स्टेशन पर ट्रेन खड़ी हुई है, अब आप ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर आएंगे, दोनों के बीच गैप होता है, उस गैप को संधि कहते हैं। तो वहां पर संभलने की जरूरत होती है। संधि काल हमेशा ही बहुत ही तलवार की धार जैसा होता है।
वहां संभलने की जरूरत पड़ती है। अब संधि काल जैसे दिन और रात की संधि, ऋतु ऋतुओं की संधि, जब ऋतु की संधि होती है, ऋतु बदलती है, तो उस समय बीमारी ज्यादा होती है, तो उस समय संभलने की जरूरत होती है, अन्यथा स्वास्थ्य खराब हो सकता है ऋतुओं के संधि काल में। इसी तरह दिन रात की संधि है। आपको याद होगा हिरण्यकश्यप का वध संधि काल में ही किया गया था। भारत की स्वतंत्रता वो एक संधि काल था, गुलामी से स्वतंत्रता की ओर, और वो समय बहुत ही भयावह गुजरा था, लाखों लोग मरे थे। तो संधि काल हमेशा उस समय सावधानी की जरूरत होती है। तो अब दिन और रात्रि की जो संधि है, यह भी अच्छी नहीं मानी जाती। अब दिन और रात्रि की संधि कब होती है? आप कैलेंडर में आपके नीचे लिखा होता है सूर्योदय कितने समय होगा, सूर्यास्त कितने समय होता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त का जो समय है, तो 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद में, यानी सुबह रात्रि जा रही है और दिन आ रहा है, ये संधि काल है। तो सूर्योदय के पहले सूर्योदय के पहले 12 मिनट और सूर्योदय के बाद 12 मिनट, ये संधि काल कहलाता है। तो संधि काल में यदि बच्चे का जन्म होता है, तो ध्यान से देखने की जरूरत है। डॉक्टर से चेकअप करवाने की जरूरत है। इसी तरह सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त आप देख लीजिए कि कब हो रहा है। पंचांग में तो सब कुछ होता है, लेकिन पंचांग हर आदमी के पास नहीं होता है, तो कैलेंडर में समय दिया रहता है। तो सूर्यास्त के पहले 12 मिनट और सूर्यास्त के बाद 12 मिनट, ये संधि काल कहलाता है। संधि काल खतरनाक हो सकता है, होता है ऐसा हम नहीं कहेंगे, हो सकता है। तो ऐसे समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, नया कुछ भी नहीं किया जाता है। उस समय हमारे ऋषि मुनियों ने केवल पूजा करने के लिए कहा है, इसीलिए संध्या वंदन कहा गया है। तो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय पूजा का बहुत महत्व है। ऐसे समय में पूजा फलित भी होती है, ये शून्य काल कहलाता है। तो ऐसे समय में पूजा ही करना श्रेष्ठ है, अन्य कोई कर्म नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा तिथि संधि भी होती है, जैसे पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, अमावस्या। वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो उस पर हम
नहीं कहेंगे। अब दिन रात की संधि के बाद फिर राशि संधि आती है। राशि संधि, राशि संधि यानी कि कोई ग्रह, जैसे यहाँ पर गुरु 0 अंश का है, मैंने लिखा हुआ 0, आप कुंडली में देख सकते हैं, गुरु 0 अंश का, तो इसको हम राशि संधि कहेंगे। यानी कि मीन से निकला है, मेष में पहुंचा है और बिल्कुल बीच में संधि में है। तो ये राशि संधि, कोई भी ग्रह यदि राशि संधि में है तो सावधानी से देखने की जरूरत है। एक बात ये नोट करिए कि संधि, राशि संधि में यदि शुभ ग्रह स्थित है तो वो फल देने में, अपने शुभ फल देने में असमर्थ हो जाता है या फिर बहुत कम शुभ फल दे पाता है। लेकिन ऐसा ग्रह यदि पीड़ित हो गया तो फिर बुरा फल दे देगा। समझ गए आप लोग? फिर मैं आगे बढ़ूं। जी जी गुरुजी। तो ये राशि संधि है, कोई भी राशि हो संधि में। अब संधि क्या है कि जैसे मान लीजिए 28.5 गुरुजी, अंश। हाँ गुरुजी आपने केवल शुभ ग्रह की बात करी राशि संधि में, अगर अच्छा, यहाँ पे कोई हाँ अशुभ ग्रह हो? हाँ, मैं भूल जाता हूँ। अशुभ ग्रह यदि राशि संधि में है और पीड़ित नहीं है तो वो अच्छा फल करता है। यदि उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ गई तो निश्चित ही अच्छा फल करता है। लेकिन यदि पीड़ित हो गया तो वो भी बहुत बुरा फल कर देगा। अंतर क्या हुआ कि शुभ ग्रह यदि राशि संधि में है तो वो अपने शुभ फल देने में असमर्थ हो जाता है या बहुत कम दे पाता है। लेकिन वहीं पर अशुभ ग्रह यदि राशि संधि में है तो वो अशुभ फल नहीं, शुभ फल देता है। और यदि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो निश्चित ही और अच्छे फल देगा। लेकिन पीड़ित हो गया तो बुरे फल दे देगा। ये अंतर है। ठीक है। अब राशि संधि के बाद नक्षत्र संधि। गुरुजी राशि संधि कितने अंश से कितने अंश तक होती है? राशि संधि, संधि में कोई भी ग्रह यदि 28.5 अंश से ज्यादा हो, खास करके 29 अंश या 30 अंश के बीच में हो तो वो राशि संधि में कहलाएगा। इसी तरह 0 से लेकर 1 अंश तक निश्चित रूप से राशि संधि में कहलाएगा। यानी 1 अंश पहले और 1 अंश बाद में, 0 से 1 अंश और 29 से 30 अंश, ये राशि संधि कहलाएगा। ठीक है। अब नक्षत्र संधि की बात करते हैं।
जितनी भी राशियां हैं उनमें से अधिकांश राशियों में, जैसे मेष राशि है, अब मेष राशि में हर राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। जैसे मेष राशि में अश्विनी से शुरुआत होती है, अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण पूरे, फिर अश्विनी के बाद भरणी जो शुक्र का नक्षत्र है उसके 4 चरण पूरे, फिर शुक्र के बाद भरणी के बाद कृतिका नक्षत्र जो सूर्य का नक्षत्र है, लेकिन उसका केवल 1 चरण। इस तरह से 9 चरण की एक राशि होती है। इसीलिए कहा जाता है 2.25 नक्षत्र होते हैं, 2 नक्षत्र पूरे पूरे और 1 नक्षत्र का 1 चरण। ये मेष राशि की बात कर रहा हूं। दूसरी राशियों में अधिकांश तौर पर क्या देखा गया कि जो बीच का नक्षत्र वो पूरा पूरा होता है। शुरुआत का नक्षत्र 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण होंगे, लास्ट का चरण 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण होंगे, ऐसा देखा जाता है। यानी कि हर जैसे यहाँ पर कृतिका नक्षत्र का केवल 1 चरण है। तो अब वृषभ राशि आई, तो वृषभ राशि की शुरुआत कहाँ से होगी? कृतिका से होगी। तो कृतिका यहां भी है और यहां भी है, लेकिन कुछ ऐसी राशियां हैं जहां शुरुआत पूरे नक्षत्र से होती है। जैसे मेष राशि, मैंने बताया शुरुआत पूरे नक्षत्र से होती है, यानी अश्विनी नक्षत्र पूरा। लेकिन तो ऐसी कुछ राशियां हैं कि जिनकी शुरुआत पूरे नक्षत्र से होती है, और कुछ ऐसी राशियां भी हैं जिनका अंत भी पूरे नक्षत्र से होता है। एक, 5, 9 तीनों अग्नि तत्व की राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु। इन राशियों की शुरुआत हमेशा पूरे नक्षत्र से होगी। चार, 8, 12 कर्क, वृश्चिक, मीन, इन राशियों का अंत हमेशा पूरे नक्षत्र से होगा। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैं केवल आपको समझा रहा हूं। अभी जो तरीका मैं बताऊंगा वो अपने आप याद हो जाएगा। तो अब हम शुरुआत यहां से करते हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, 4, 8, 12 5, 9, 1 कर्क राशि का जो कर्क राशि से ग्रह कोई भी यदि यहां संधि भाग में हो, कर्क और सिंह के बीच में, या तो कर्क के 29-30 अंश पर हो या सिंह के
शुरुआत में 0 से लेकर 1 अंश के बीच। तो ये राशि संधि भी हो गई और नक्षत्र संधि भी हो गई, क्योंकि कर्क के अंत में अश्लेषा नक्षत्र आएगा। और ये पूरा पूरा नक्षत्र है। अश्लेषा नक्षत्र बुध के नक्षत्र कौन कौन से हैं? अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती और केतु के नक्षत्र कौन कौन से हैं? अश्विनी, मघा, मूल। ये 6 नक्षत्र मूल नक्षत्र कहलाते हैं, जो अशुभ नक्षत्र कहलाते हैं। इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। कौन सा चंद्रमा जो है इनका रेवती नक्षत्र में है। ये रेवती नक्षत्र मूल नक्षत्र में है। हालांकि चंद्रमा यहाँ संधि भाग में नहीं है, तो चंद्रमा इनका जो है जन्म मूल नक्षत्र में होता है। मूल नक्षत्र को हमेशा अशुभ नक्षत्र माना जाता है। ये 6 नक्षत्र अशुभ नक्षत्र हैं। 3 बुध के नक्षत्र हैं और 3 केतु के नक्षत्र हैं। ये अशुभ नक्षत्र कहलाते हैं। अब कर्क में अश्लेषा नक्षत्र से समाप्ति होती है। कर्क राशि की समाप्ति अश्लेषा नक्षत्र से होती है। तो अगर कोई भी ग्रह 29-30 अंश के बीच में है, तो वो राशि संधि में भी आ गया और नक्षत्र संधि में भी, क्योंकि अब इसके बाद सिंह में आएगा मघा नक्षत्र आएगा, जो केतु का नक्षत्र है। ठीक है ना? अश्लेषा समाप्त हो जाएगा और मघा नक्षत्र शुरू होगा। यानी राशि की भी संधि है, राशि भी बदल रही है, नक्षत्र भी बदल रहा है, और नक्षत्र अंतिम नक्षत्र भी अशुभ नक्षत्र है और शुरुआती नक्षत्र भी अशुभ नक्षत्र है। इसलिए इस संधि को हम गंडांत संधि कहते हैं। इसको हम गंडांत संधि कहते हैं। ये सबसे बुरी संधि है। राशि संधि तो सामान्य है, यदि ग्रह पीड़ित ना हो तो राशि संधि सामान्य है। लेकिन गंडांत संधि ये बुरी संधि है, बहुत बुरी है। तो यहां पर बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। यदि कोई भी ग्रह यहां संधि भाग में स्थित हो और वो पीड़ित ना हो, उस पर कोई शुभ दृष्टि हो, तो बुरा नहीं करेगा। लेकिन यदि वो ग्रह पीड़ित हो गया तो निश्चित रूप से 100% बुरा करेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये गंडांत संधि भाग है राशि का। तो कर्क राशि का अंत और सिंह राशि का शुरुआत, ये
बुरा है। इसी तरह वृश्चिक राशि का अंत और धनु राशि की का शुरुआत। अब वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि ये है, वृश्चिक राशि के अंत में कौन सा नक्षत्र आएगा, ये वृश्चिक राशि के अंत में आपका ज्येष्ठा नक्षत्र आएगा और धनु राशि के शुरुआत में केतु का मूल नक्षत्र आएगा। तो यदि कोई ग्रह वृश्चिक के अंत भाग में हो या धनु की शुरुआत में हो तो वह भी गंडांत संधि भाग में कहलाएगा। इसके बाद मीन राशि, मीन राशि के अंत में रेवती नक्षत्र आता है जो बुध का नक्षत्र है, जिसे मूल नक्षत्र कहते हैं, और मेष की शुरुआत में केतु का अश्विनी नक्षत्र आता है जिसे मूल नक्षत्र कहते हैं। तो कोई भी ग्रह यदि मीन राशि के अंत में या मेष राशि की शुरुआत में हो तो वो गंडांत संधि भाग में कहलाएगा। और ऐसा ग्रह यदि शुभ दृष्टि से रहित है, शुभ दृष्टि नहीं पड़ रही है, अशुभ दृष्टि पड़ रही है या पीड़ित है किसी भी तरह से, तो वो निश्चित रूप से बहुत बुरा करता है। तो अब अंतर क्या क्या आ गया, देखिए मैं आपको बताऊं कि एक तो ये जो पहले मैंने बताया राशि संधि, तो ऐसा ग्रह राशि संधि में आ गया, फिर नक्षत्र संधि में भी आ गया, और तीसरी बात क्या, ये राशियां जल तत्व की राशियां हैं। जल तत्व का अंतिम भाग और अग्नि तत्व का शुरुआती भाग, जल से अग्नि बिल्कुल अपोजिट, बहुत बुरा। तो इसलिए ये संधि खतरनाक संधि मानी जाती है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? जी गुरुजी, इसका जी मतलब ये है कि मान ले हम अगर बुध मान लिया कर्क में बैठा है 29.5 डिग्री पे, तो गंडांत फिर संधि भाग में, वो किसमें आ गया ना, वो हाँ गंडांत वो, संधि में। हाँ भले ही वो उसका नक्षत्र है लेकिन वो हम्म गंडांत संधि भाग में आ गया। अब ऐसा ग्रह यदि पीड़ित नहीं है तो कोई बात नहीं, ध्यान रखना होगा कि अब मान लीजिए कि बुध पीड़ित नहीं, हम कहते हैं बुध पीड़ित नहीं है और अपने ही नक्षत्र में, लेकिन संधि भाग में तो है। अच्छा, अब ऐसा ग्रह मान लीजिए कि बुध की अंतर्दशा है और महादशा किसी बुरे ग्रह की है, प्रत्यंतर दशा किसी बुरे ग्रह की है, तब तो फिर ये बुध भी बुरा फल कर देगा अपने नक्षत्र में इस होते हुए भी। समझ गई ना? जी, और यही बुध अगर सिंह में 0.5 पे भी बैठा होगा तो हाँ, सेम रिजल्ट। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक। कर्क से सिंह के बीच, वृश्चिक से धनु के बीच, मीन से मेष के बीच, ये गंडांत संधि भाग कहलाती है।
ठीक है, अब आगे चलते। गुरुजी एक प्रश्न था, जैसे नक्षत्र को भी तीक्ष्ण नक्षत्र और उग्र नक्षत्र इनमें बांटा जाता है, तो मान लीजिए अगर भरनी वो उग्र नक्षत्र में आता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो शुक्र का है, शुक्र उसी में बैठा है, भरनी में ही है, तब वो तीक्ष्ण वाले रिजल्ट देगा या अच्छे देगा? वहां पर देखिए, शुक्र अगर अपने नक्षत्र में है और बुरे भावों का स्वामी नहीं है, पीड़ित नहीं है, तो वो अच्छे रिजल्ट देगा, अपने कार्यकर्ता से संबंधित अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक। अब हम चलते हैं भाव संधियों में। इसको नोट करना होगा आपको। द्वितीय और तृतीय भाव की संधि, पंचम और षष्ठ भाव की संधि, अष्टम और नवम भाव की संधि, द्वादश और लग्न की संधि, ये नोट कर लीजिए, ये भाव संधियां हैं। द्वितीय भाव के अंत में या तृतीय भाव के शुरुआत में अगर कोई ग्रह है तो वो भाव संधि कहलाएगा। इसी तरह अष्टम, पंचम और षष्ठ भाव, पंचम भाव के अंतिम अंशों पर हो या षष्ठ भाव के शुरुआती अंश पर, तो वो भी भाव संधि कहलाएगा। अष्टम और नवम, द्वादश भाव और लग्न, लग्न में शुरुआती अंश का हो या द्वादश में अंतिम अंशों का हो, तो ये भाव संधि कहलाता है। अब देखिए, ये जो भाव संधि है वो राशि संधि भी है, और जो बीच में नक्षत्र संधि बताया वो भी राशि संधि है। अब इस गुरु को देख लीजिए, यहां पर आप कौन कौन सी संधियां लागू हैं। पहला, राशि संधि लागू है इस पर। दूसरा, नक्षत्र संधि लागू है इस पर, क्योंकि ये जल तत्व की राशि से अग्नि तत्व की राशि में इसने प्रवेश किया है, और अश्विनी नक्षत्र में, केतु के अश्विनी नक्षत्र में है, तो ये गंडांत संधि भाग में भी हो गया। तीसरा, ये भाव संधि में भी है, द्वितीय और तृतीय के बीच में है, तो तीनों संधियों में ये गुरु स्थित है और वक्री शनि के द्वारा पीड़ित हो गया। इसलिए ये गुरु इस कुंडली के लिए प्रबल मार्केश है। इसलिए इसने बच्चे की जान ले ली और इनके सास की भी जान ले ली। बच्चे का तो कारक है, ये बच्चे का कारक भी है और पंचम से सप्तम भाव का स्वामी यानी मारक भाव का स्वामी भी है बच्चे के लिए। इसी तरह सास का भाव ये है, तो ये द्वितीय भाव यानी मारक भाव का स्वामी है। और ऐसा ग्रह भाव संधि में
गंडांत संधि भाग में, राशि संधि में स्थित है और शनि के द्वारा पीड़ित भी है। तो ये बहुत बुरी स्थिति में है ये ग्रह। और जब जब इसकी अंतर्दशा आएगी तब तब ये कुछ न कुछ बुरा प्रभाव देगा, कभी बच्चे के लिए, कभी स्वयं के लिए, कभी माता पिता के लिए, कभी पति के लिए, जिससे भी संबंध बनेगा, है ना। तो ये जो संधि भाग है, संधि, ये बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं। केवल राशि संधि है तो सावधानी तो फिर भी रखनी होगी कि पीड़ित नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर साथ में नक्षत्र संधि पड़ गई, जिसे गंडांत संधि कहते हैं, तो ये ज्यादा बुरा हो गया। फिर अगर भाव संधि भी आ गई तब तो वो खतरनाक हो गया। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ आपने गई। यहाँ पे मदर इन लॉ का कैसे रिलेट किया है इसके साथ? मदर गुरु इन के लॉ का भाव ये है ना, है या नहीं? ओके। ये स्पाउस का है, पति का। हाँ ठीक है, जी, हाँ जी। यहाँ से चतुर्थ भाव पति के माँ का भाव है, लग्न है ओके, ठीक ना। तो लग्न से द्वितीय यानी मारक भाव हो गया, द्वितीय भाव का स्वामी गुरु है। तो गुरु की जब अंतर्दशा थी, ताश के लिए शुक्र क्या हुआ, शुक्र सप्तमेश और द्वादशेश है। ताश के लिए मारक। शुक्र सप्तमेश और द्वादशेश की महादशा थी, द्वितीय यानी मार्केश गुरु की अंतर्दशा थी। जी, और गुरु की पोजीशन बहुत बुरी है। और चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा, जो सास का नवमेश है, बैठा पंचम में है, अच्छी जगह का स्वामी है, अच्छी जगह बैठा है, लेकिन लग्न से तो छठे भाव का स्वामी है। एक बात। दूसरा, राहु से पीड़ित हो गया। तीसरा, ये माता का कारक है, चाहे अपनी माता हो या पति की मां, तो माता का कारक ठीक है ना। तो जी। इसलिए इस गुरु ने इतना बुरा प्रभाव दिया, क्योंकि ये तीनों संधि में आता है। इनका जन्म रात्रि 11:58 पर हुआ है, यानी कि दिन रात की संधि नहीं है ना। तो ये संधियां आप सभी लोगों के समझ में आ गई ना? कोई शंका है तो पूछिए बाबू। जी, आगे। जी जी, सब आ गई गुरुजी, बस नक्षत्र संधि थोड़ी बहुत कम आई है। हाँ। गुरुजी, ये देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम जब ग्रह देख रहे हैं, सबसे पहले उनके अंश देखो। अगर बिल्कुल। कोई संधि में लगता है तो उसके फिर आगे जाओ, अगर नहीं है तो फिर छोड़ो, है ना। नक्षत्र संधि, सुनील जी शायद कह रहे हैं कि नहीं समझ में आया। नक्षत्र संधि कर्क राशि के अंत में और सिंह राशि की शुरुआत में यदि कोई ग्रह है तो वो नक्षत्र संधि में है। कर्क के अंत में अश्लेषा नक्षत्र होता है। अश्लेषा नक्षत्र एक बुरा नक्षत्र है, मूल नक्षत्र है, और वो भी उस नक्षत्र के अंतिम भाग में संधि में अगर कोई ग्रह बैठा है तो निश्चित रूप से बुरा होगा। इसी तरह
यदि सिंह राशि की शुरुआती अंशों पर कोई ग्रह बैठा है तो कौन सा नक्षत्र है? केतु का नक्षत्र है ना। तो केतु का नक्षत्र भी बुरा नक्षत्र है, तो इसलिए ये नक्षत्र की संधि भी हुई। कर्क में नक्षत्र समाप्त हो जाता है अश्लेषा, और सिंह में केतु का नक्षत्र शुरू होता है मघा। यही वृश्चिक, धनु और मीन और मेष, ये जो तीन राशियां हैं, यही तीन ऐसी राशियां हैं जहां नक्षत्र समाप्त हो जाता है, और किन्हीं राशियों में किसी भी अन्य राशि में के अंत में, राशि के अंत में नक्षत्र की समाप्ति नहीं होती है, उसके कुछ चरण केवल समाप्त होते हैं। कि जैसे यहाँ पर मेष राशि है, तो मेष राशि के अंत में कृतिका नक्षत्र का एक चरण समाप्त हुआ है, 3 चरण अभी बाकी बचे हैं, जो 3 चरण इसमें आएंगे। तो इसी तरह से प्रत्येक राशि में, अन्य कोई भी राशि, उसके अंत में नक्षत्र पूरा पूरा समाप्त नहीं होता है, चारों चरण समाप्त नहीं होते, कुछ न कुछ शेष बच जाते हैं। लेकिन ये तीन ऐसी राशियां हैं, जल तत्व की राशियां हैं तीनों, 4, 8, 12, यहाँ पर तीनों में ही नक्षत्र पूरा पूरा यानी चारों चरण समाप्त हो जाते हैं, और ये तीनों में ही बुध के नक्षत्र होते हैं। इसमें अश्लेषा का की समाप्ति होती है कर्क में, यहाँ पर वृश्चिक में ज्येष्ठा नक्षत्र की समाप्ति होती है, और मीन में रेवती नक्षत्र की समाप्ति होती है। फिर दूसरा नक्षत्र शुरू होता है। जैसे राशि संधि है, एक राशि समाप्त हुई, दूसरी राशि आई, इसी तरह से नक्षत्र भी केवल इन 3 राशियों में समाप्त होते हैं। तो यानी राशि भी समाप्त हो गई और नक्षत्र भी समाप्त हो गया। गुरुजी मतलब संधि वहां आएगी जब पूरा पूरा नक्षत्र समाप्त हो जाए हाँ और अगली राशि में नया नक्षत्र आ जाए, तो वो हाँ संधि होगा। हाँ हाँ, और अगर उसका यानी कुछ कि भाग रह जाता है तो फिर वो संधि नहीं कहलाएगा। वो नक्षत्र संधि नहीं कहलाएगा, वो केवल राशि संधि कहलाएगा, है ना। वो जैसे ये जी है, गुरुजी। यहाँ पर तो नक्षत्र संधि भी है, राशि संधि भी है, और भाव संधि भी है। लेकिन अब मान लेते हैं कि यहाँ वृषभ में शुक्र अंतिम अंशों पर है, 29 अंश पर है, तो इसको केवल राशि संधि कहेंगे। मंगल यहाँ पर है, अगर ये 0 अंश का है या 1 अंश का है तो इसको हम केवल राशि संधि कहेंगे, और कुछ भी नहीं। ना तो ये नक्षत्र संधि में है और ना ही ये भाव संधि में है, क्योंकि भाव संधि कौन कौन सा बताया? द्वितीय तृतीय के बीच, पंचम और छठे के बीच, अष्टम और नवम के बीच, द्वादश और लग्न के बीच, ये भाव संधि है। तो यहाँ पर शुक्र हो या मंगल हो, ना तो ये भाव संधि में आते हैं, न नक्षत्र संधि में आते हैं, केवल साधारण राशि संधि में आते हैं। तो इन 3 राशियों में
नक्षत्र की समाप्ति होती है। और ये 3 ऐसी राशियां हैं, 1, 5, 9, तीनों अग्नि तत्व की राशियां हैं। तीनों में नक्षत्र की शुरुआत होती है। अन्य किसी राशि में नक्षत्र की शुरुआत नहीं होती है कि पहले नक्षत्र से शुरू हो राशि, ऐसा नहीं होता है। किसी राशि में नक्षत्र के दूसरे चरण से शुरुआत होती है, किसी राशि में नक्षत्र के तीसरे चरण से शुरुआत होती है, किसी राशि में नक्षत्र के चौथे चरण से शुरुआत होती है। लेकिन ये 3 ऐसी राशियां हैं जहां नक्षत्र के पहले चरण से शुरुआत होती है। तो अंतिम नक्षत्र का अंत इन राशियों में होता है, नक्षत्र की शुरुआत इन राशियों में होती है। और वो भी कौन से नक्षत्र? जो अशुभ नक्षत्र कहलाते हैं। अग्नि तत्व की राशियों में केतु का नक्षत्र होता है। अश्विनी, मघा, मूल से शुरुआत होती है। और यहाँ 4, 8, 12 में बुध के नक्षत्र की शुरुआत होती है। बुध के भी तीनों नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये तीनों ही मूल नक्षत्र कहलाते हैं। और केतु के भी तीनों नक्षत्र मूल नक्षत्र कहलाते हैं। यानी ये 6 नक्षत्र मूल नक्षत्र कहलाते हैं, जो अशुभ नक्षत्र होते हैं। ठीक है, तो ये अब समझ में आ गया। तो कुल जी मिला गुरुजी। के बहुत कंफ्यूजन में नहीं जाना है, बस ये राशियां देख लीजिए। कर्क राशि का अंत और सिंह राशि का शुरुआत, वृश्चिक राशि का अंत, धनु राशि की शुरुआत, मीन राशि का अंत और मेष राशि की शुरुआत। ये ऐसी कुंडली है जिसमें राशि संधि भी है, नक्षत्र संधि भी है और भाव संधि भी है। गुरुजी ऐसी हमने नक्षत्र संधि में तो लॉजिक हो गया कि वहां से पूरे पूरे नक्षत्र खत्म हो रहे हैं और शुरू हो रहे हैं। भाव संधि में दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा ये लेने का क्या लॉजिक है? देखिए ऐसा है, ये मारक भाव है, द्वितीय भाव। ठीक है, और जी तृतीय भाव भी अशुभ एवं क्रूर भाव। पंचम और छठा, पंचम तो शुभ त्रिकोण भाव है, लेकिन छठा भाव ये भी बुरा भाव है। और अब ये भाव इसके लिए जैसे हिंसा, चोट, छोटे मोटे ऑपरेशन, ये कोर्ट केस वगैरह के अलावा मृत्यु, छठा भाव का स्वामी मृत्यु भी देता है। ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। मारक भाव तो द्वितीय और सप्तम है, लेकिन मृत्यु देने वाले ग्रहों में द्वितीय सप्तम के अलावा छठा भाव और द्वादश भाव, ये 4 ऐसे ग्रह हैं जो मृत्यु देते हैं। 5वें नंबर पर अष्टम भाव का स्वामी यदि पीड़ित है या अष्टम भाव में स्थित कोई ग्रह पीड़ित है तो अष्टम भाव या मार्केश के साथ कोई ग्रह स्थित है और पीड़ित है तो फिर वो 6वां ग्रह वो भी हो सकता है। जो मार्केश से पीड़ित हो या अष्टमेश के द्वारा पीड़ित हो, तो ऐसे ग्रह भी मृत्यु देते हैं। तो प्रमुख रूप से कौन से भाव बताए मैंने? द्वितीय, सप्तम, छठा और 12वां, ये 4 ऐसे भाव हैं जो मृत्यु दे सकते हैं। और अभी आपको उदाहरण में मैंने बताया भी है कि चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा में, चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा एक तो यहाँ आई है मिसकैरेज में 16/5/25, अभी इसी बार मई में जो मिसकैरेज हुआ। मिसकैरेज का मतलब क्या होता है? बच्चे की मृत्यु। तो चंद्रमा एक तो यहाँ आया और दूसरा ये चंद्रमा यहाँ भी आया
जब 8 दिसंबर 2018 जब बच्चे की भी डेथ हुई और सास की, तो ये छठा भाव ही था, इसी का स्वामी था। अंतर्दशा तो गुरु की थी। और यहाँ शुक्र, शुक्र को मैंने यहाँ पर प्रत्यंतर दशानाथ शुक्र है। 23 जून 2023 को जो मिस कैरेज हुआ वो शुक्र है। शुक्र क्यों? क्योंकि पंचम से द्वादश भाव का स्वामी है, यही बैठा है शनि के द्वारा पीड़ित। तो इस तरह से द्वादश गुरुजी शनि से का पीड़ित क्यों है? गुरुजी शनि तो वो है, रेट्रोगेट है, तो फिर अब यहाँ पे फिर अपन शुक्र को सुमित पीड़ित जी, कैसे आप मानेंगे? बार बार आप बहुत पीछे चले जाते हैं। इतनी बार दोनों भाग में रिजल्ट देगा। इतनी बार बताया शनि की दृष्टि में कुछ न कुछ अशुभता तो रहेगी ना। द्वादश भाव का स्वामी भी है शनि, और वक्री होने से जैसे गुरुजी मेरा प्रश्न ये था, जैसे गुरु के ऊपर दृष्टि में अपन उसको वक्री होने की वजह से अपन उसको तुला में बैठा हुआ मान रहे थे, और अभी अपन ने उसको जो है दशम में बैठा हुआ मान लिया। हाँ, वही अपन तो पहले कह रही नवम में बैठा मान रहे। दोनों दोनों जगह मानेंगे हूँ, ना, रिजल्ट देगा वो। दोनों जगह अभी गोचर जी में जी। इस समय गुरु कहाँ पर है? कर्क राशि में है इस समय। गोचर में इस समय गुरु कर्क राशि में है, लेकिन वक्री है। तो क्या मानेंगे? पंचम भी मानेंगे और छठा भी मानेंगे। वास्तव में गुरु अभी मिथुन राशि में ही चल रहा है। अगले वर्ष 2026 में अप्रैल में जाकर के वो राशि बदलेगा। अभी तो वो अतिचारी होने के कारण बहुत स्पीड में चल रहा है, तो बार बार वो इस राशि को क्रॉस करके मिथुन को कर्क में आ रहा है। लेकिन अभी वक्री हो गया है, तो वक्री आप देखेंगे अभी गोचर में, तो गुरु वक्री, तो वक्री का मतलब क्या हुआ? मिथुन राशि से फल दे रहा है और यहां से भी फल देगा। इसी तरह कोई भी ग्रह यदि वक्री है तो जिस स्थान में स्थित है वहां से तो निश्चित रूप से फल देगा, लेकिन एक भाव पीछे से भी फल देगा। समझ गए आप? तो इसलिए शनि यहाँ शुक्र को भी पीड़ित करेगा और यहाँ से गुरु को भी पीड़ित करेगा। ठीक है, तो मैंने अभी मैं अभी भाव के बारे में बता रहा था। ये प्रश्न पूछा था शायद सही जी ने कि भाव की संधि ऐसी क्यों। तो मैं ये बता रहा था ये जो छठा भाव है ये बुरा भाव माना जाता है, मृत्यु दे सकता है। अष्टम भाव तो मृत्यु का ही भाव है, आयु का भाव भी कहते हैं, मृत्यु का भाव भी कहते हैं अष्टम भाव। द्वादश भाव ये भी मृत्यु का भाव है, लग्न से द्वादश। तो इसलिए इन भावों की संधि बुरी होती है। समझ में आ गया? जी, ये पहले द्वितीय और तृतीय में तो बुरे से अच्छे से बुरे में जा रहा है, फिर उसमें भी अच्छे से बुरे में जा रहा है, अब यहाँ से बुरे से अच्छे में जा रहा है, फिर बुरे से अच्छे में जा रहा है। हाँ, देखिए क्या है, ये मारक भाव और ये बुरा भाव है, तो दोनों ही बुरे हैं क्योंकि संधि है। संधि ना होती, अगर ये जीरो अंश में ना हो तो फिर हम बात ही नहीं करेंगे। फिर तो द्वितीय भाव को हम धन का भाव कहेंगे, कुटुंब का भाव, वाणी का भाव कहेंगे। लेकिन यदि कोई ग्रह यहाँ पर पीड़ित है तब हम इसको मारक भाव कहेंगे। कोई ग्रह यहाँ संधि भाग में है तो भी मारक कहेंगे। अब ये शुभ भाव है, यहाँ अंतिम अंशों पर है तो वो संधि में है, और जा कहाँ रहा है? छठे भाव में। देखिए कोई भी महादशा का जब अंत आता है
तो दूसरी महादशा शुरू होगी, या कोई किसी ग्रह की अंतर्दशा समाप्त होने वाली है और दूसरे ग्रह की अंतर्दशा शुरू होने वाली है। तो हम ये मान लेते हैं कि किसी बुरे ग्रह की अंतर्दशा समाप्त होने वाली है और अच्छे ग्रह की अंतर्दशा आने वाली है। अब हमने देखा कि वो जो अंतर्दशा आने वाली है वो किसी व्यक्ति को नौकरी दिला सकती है अपनी शुरुआत में ही, तो फिर उसकी भूमिका पहले से बननी शुरू हो जाती है। यानी जिस बुरे ग्रह की अंतर्दशा समाप्त होने वाली है उसकी समाप्ति से पहले ही नौकरी की भूमिका शुरू हो जाती है, इंटरव्यू वगैरह की शुरुआत हो जाती है, एग्जाम वगैरह की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पर ये अंतिम है, शुभ भाव, लेकिन अंतिम है, संधि में है और बुरे भाव में जा रहा है। तो इसलिए ये संधि अच्छी नहीं कहलाएगी। यहां से अच्छे से बुरे में जा रहा है, यहाँ पर बुरे से अच्छे में जा रहा है, यहाँ भी बुरे से अच्छे में जा रहा है। तो प्रभाव तो रहेगा ही। अब इसका उत्तर मैं आगे और देने वाला हूं आपको इस प्रश्न का, ये मैं मिटा देता हूं। या अभी जब तक जरूरत नहीं मिटाते हैं। अब देखिए एक नाम आपने और भी सुना होगा, छिद्र दशा। दशा छिद्र, ये दो नाम है अलग अलग। छिद्र दशा किसको कहते हैं? छिद्र ग्रहों की दशा को छिद्र दशा कहते हैं। अब छिद्र ग्रह कौन से? सबसे पहला छिद्र ग्रह है अष्टम भाव और इसका स्वामी। इसे छिद्र ग्रह कहते हैं। छिद्र का मतलब होता है छेद। जैसे समुद्र में, सागर में भंवर उत्पन्न होती है, बीच में एक छिद्र बन जाता है। उस छिद्र में अगर कोई व्यक्ति या कोई जीव प्रवेश कर गया, या कोई एरोप्लेन हो या शिप हो, तो वो फिर नष्ट ही हो जाएगा। तो उसी के संदर्भ में कुछ वैसा ही अर्थ ये लिए हुए हैं। तो छिद्र ग्रह हम कहते हैं अष्टमेश को और अष्टम भाव को। तो यदि कोई ग्रह अष्टम भाव में स्थित है तो इस ग्रह की दशा छिद्र दशा कहलाएगी। इनका यहाँ पर केतु की सूक्ष्म दशा थी। जब बच्चे और सास की डेथ हुई है, इनके जब माता की डेथ हुई तब भी केतु की प्रत्यंता दशा।
एक की प्रत्यंतर दशा। अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी छिद्र ग्रह कहलाएगा। अष्टम भाव का स्वामी ग्रह भी छिद्र ग्रह कहलाएगा, तो इनकी दशा छिद्र दशा कहलाएगी। अष्टमेश का जो सबसे बड़ा शत्रु ग्रह हो, अष्टमेश का सबसे बड़ा शत्रु ग्रह हो, यदि वो ग्रह भी पीड़ित हो तो उसकी दशा भी छिद्र दशा कहलाएगी। बुध का सबसे बड़ा शत्रु मंगल ही होता है, तो मंगल के साथ बैठा भी है, तो इसलिए मंगल की दशा भी छिद्र दशा कहलाएगी। पहली गुरुजी, हाँ। महादशा नाथ महादशा बहुत लंबी होती है, तो छिद्र दशा में महादशा को भी लेंगे, महादशा नाथ को भी मानेंगे, कि केवल प्रत्यंतर और अंतरदशा में देखेंगे? यदि छिद्र ग्रह की दशा है, महादशा है, तो सावधान तो रहना चाहिए। अब मान लीजिए कि छिद्र दशा बुध की महादशा चल रही, अंतरदशा यदि मंगल की आ गई या केतु की आ गई, वो अच्छी नहीं होगी। यदि महादशा अब शुक्र की है और बुध की अंतरदशा आ गई, तो ये भी अच्छा नहीं है। शुक्र की महादशा है, अंतरदशा राहु की है या केतु की है और प्रत्यंतर दशा बुध की है, तो यह भी अच्छा नहीं। और यहां पर देखिए, बुध की ही अंतरदशा में तो 2 बार मिसकैरेज हुआ है। तो अष्टम भाव का स्वामी, अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह, अष्टमेश का घोर शत्रु जो पीड़ित हो, ये सब छिद्र ग्रह कहलाते हैं। इनकी दशा छिद्र दशा कहलाती है। फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर, सेकंड हाउस में बैठा हुआ कोई पीड़ित ग्रह या सेकंड हाउस का लॉर्ड यदि पीड़ित है, जैसे यहाँ पर गुरु सेकंड हाउस का लॉर्ड है, संधि भाग में है, पीड़ित है, तो ऐसे ग्रह की दशा भी छिद्र दशा कहलाती है। तो इन पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है। अब दूसरा शब्द है दशा छिद्र, इसका उल्टा है दशा छिद्र। दशा छिद्र क्या है? जब एक महादशा का अंत होता है और दूसरी महादशा की शुरुआत होती है, तो वो जो संधि काल है दोनों का, जिसकी शुरुआत हो रही है और जिसका अंत हो रहा, दोनों ही दशाएं कौन? अंतर दशाएं। ठीक है। महादशा तो बहुत लंबी होती है, तो अब जैसे गुरु शनि की है तो शनि 19 वर्ष की महादशा, तो शनि में अंतिम अंतरदशा कौन सी होगी? गुरु की होगी। तो गुरु की जो अंतरदशा है वो दशा छिद्र कहलाएगी, और शनि की महादशा समाप्त होने के बाद बुध की महादशा होगी, अंतरदशा भी बुध की होगी, तो बुध की अंतरदशा दशा छिद्र कहलाएगी। यानी अंतिम अंतरदशा और प्रारंभिक अंतरदशा, ये दोनों ही दशाएं दशा छिद्र कहलाती हैं। ऐसा ग्रह यदि संधि भाग में हो, पीड़ित हो, 64वें नवांश
का स्वामी हो और पीड़ित हो, 22वें दृष्टान का स्वामी हो और पीड़ित हो, या 22वें दृष्टान की राशि में स्थित हो और पीड़ित हो, 64वें नवांश की राशि में स्थित हो और पीड़ित हो, मार्केश के द्वारा पीड़ित हो, तो ऐसी दशा बुरा कर सकती है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर चंद्रमा कुछ 20 अंश 23 कला का है शायद, यानी कि कौन से नवांश में है? 20 अंश 23 कला। 20 अंश तो 6 नवांश कंप्लीट हो गए, तो ये अब 7वें नवांश में है, ठीक है ना। 20 अंश से ज्यादा हो गया, 23 कला ज्यादा हो गया, तो ये अब चंद्रमा 7वें नवांश में है। तो जब हम इसका 64वां नवांश देखेंगे तो कहाँ आएगा, कैसे देखेंगे? 2 तरीके बताए हैं। पहला सरल तरीका है, नवांश कुंडली में जाइए, चंद्रमा जहां बैठा है वहां से चौथी राशि 64वें नवांश की राशि होगी और उस राशि का स्वामी 64वें नवांश का स्वामी होगा। दूसरा तरीका, तो दूसरा जो तरीका मैंने बताया है वो ये बताया है, चंद्रमा के अंशों को चंद्रमा से अष्टम भाव में रखना है। चंद्रमा के अंश हमने यहां रख दिए 20 अंश 23 कला। अब देखिए ये राशि कौन से तत्व की है, तो ये वायु तत्व की राशि है। कौन कौन सी है वायु तत्व की राशि? 3, 7, 11 वायु तत्व की राशि हमने ये देखी। अब वायु तत्व की राशि में जो चर राशि है 3, 7, 11 में जो चर राशि है उससे गिनना है। तो 3, 7, 11 में चर राशि कौन सी है? यही है, तुला ही। चर राशियां होती है 1, 4, 7, 10। तो वायु तत्व की राशियों में 3, 7, 11 में चर राशि यही है, इसलिए यहीं से गिनना होगा। कितना गिनेंगे? 7वें नवांश में है, इसलिए 7 गिनेंगे। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 64वां नवांश यहाँ पर आया। मेष राशि 64वें नवांश की राशि है और इसका स्वामी मंगल 64वें नवांश का। अब आप देखिए गुरु को, गुरु 64वें नवांश की राशि में बैठा है और शनि के द्वारा पीड़ित है। तो अब इसकी जो दशा है वो दशा छिद्र कहला गई। इसकी अंतर दशा थी जब मदर इनला और बच्चे की डेथ हुई, तो इसकी अंतर दशा थी, ये दशा छिद्र। तो ये एक ऐसी कुंडली है जिसमें सब कुछ जो आज मैंने पढ़ाया है वो सब लागू होता है। आप लोगों की भाग्य से मुझे ऐसी ऐसी कुंडलियां मिल जाती हैं। गुरुजी, छिद्र दशा तो समझ में आ गई, दशा छिद्र एक बार वो थोड़ा सा समझा दीजिए। किसी भी महादशा में
अंतिम अंतरदशा दशा छिद्र कहलाती है। किसी भी महादशा की शुरुआत की पहली अंतरदशा दशा छिद्र कहलाती है। जैसे किसी भी महादशा में अंतिम अंतरदशा दशा हाँ, छिद्र कहलाती है। सही है ना गुरुजी? हाँ, और किसी भी महादशा की शुरुआत की पहली अंतरदशा, जैसे शनि की महादशा है तो अंतिम अंतरदशा कौन सी होगी? गुरु। तो ये जो गुरु की अंतरदशा है ये दशा छिद्र कहलाएगी। शनि के बाद बुध की महादशा शुरू होगी और अंतरदशा भी बुध की होगी, इसलिए बुध की अंतरदशा दशा छिद्र कहलाएगी। तो इन बातों पर ध्यान रखना है। अब अगर ऐसा ग्रह पीड़ित हो गया तो फिर वो खतरनाक हो सकता है। अब यहां पर देखिए, शनि की मेरी महादशा थी, गुरु की अंतरदशा थी। गुरु अंतिम अंतरदशा है, यानी इसकी गुरु की जो अंतरदशा है वो दशा छिद्र कहलाएगी। अब ये गुरु देखिए क्या है, एक तो छठे भाव का स्वामी, बुरा हो गया, मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में, ठीक है। इसकी राशि में केतु एक क्रूर ग्रह बैठा हुआ, उसका असर गुरु पर पड़ेगा। फिर गुरु यहाँ अस्त हो गया है, कमजोर हो गया। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ गुरु नीच का हो जाता है, ये हमेशा बताया मैंने आपको। तो एक वो भी कमजोरी। फिर अष्टमेश शनि के द्वारा पीड़ित है। अब ऐसा गुरु जो छठे भाव का स्वामी अस्त है, अष्टमेश के द्वारा पीड़ित है, तो ऐसा गुरु निश्चित रूप से बुरा फल तो करेगा। तो गुरु की अंतरदशा और राहु की प्रत्यंतर दशा द्वादश भाव में है और मंगल के द्वारा पीड़ित है। मेरे पत्नी की मृत्यु हो गई। डेट लिख लीजिए, आप लोगों को प्रैक्टिकल करने के लिए शायद जरूरत पड़े। तो ये दशा छिद्र थी। मेरा एक वीडियो है इस पर, तब तक आप जाइए। जी, पत्नी मैंने देखा हुआ है। देखा है ना, जी, तो उसमें अच्छी तरह समझाया है मैंने। यहाँ पर तो मैं केवल आपको दशा छिद्र की बात बता रहा हूँ। अब शनि की महादशा समाप्त हो गई। अब आई किसकी? बुध की। और बुध में बुध की अंतरदशा अभी अभी समाप्त हुई है कुछ समय पहले। ये भी दशा छिद्र है। ये बुध भी अष्टमेश के द्वारा पीड़ित हो गया और है भी बुरे भाव का स्वामी, बुरे भाव का भी स्वामी है और अष्टमेश के द्वारा पीड़ित भी हो गया। तो बुध में बुध, ये भी दशा छिद्र थी और इसी दशा में बुध में मेरे पिताजी की डेथ हुई और मेरी माता जी की भी डेथ हुई। गुरुजी, अष्टमेश से पीड़ित ग्रह भी छिद्र दशा में आएगा? बिल्कुल, यदि ज्यादा पीड़ित है तो ये मैंने आपको छिद्र दशा और दशा छिद्र बताया। अब
एक बात और, हाँ, यहाँ जो सागर की डेप्थ हुई, ये 16/10/23, मदर की जो डेथ हुई ये हुई 11/2/25। प्रैक्टिकल सब कर लीजिएगा, जन्म समय सब आपको मालूम है, दिया दे रखा है। तो अब देखिए, एक सामान्य बात बताऊं आप लोगों को कि जब भी महादशा बदलती है तो जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आता है। अब ये जो कुछ मैंने पढ़ाया है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। डरने की आवश्यकता तब पड़ेगी जब ऐसा ग्रह पीड़ित हो जाए और बुरे भाव का स्वामी भी, तब, अन्यथा नहीं। अब दूसरी बात क्या है कि जब भी महादशा बदलती है तो जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आता है, एक नया अध्याय शुरू होता है। जैसे कि कोई महादशा चल रही है, एक व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है वो नौकरी छोड़ देता है और बिजनेस करना शुरू कर देता है, या बिजनेस करना छोड़ के नौकरी शुरू कर देता है, या फिर गुरुजी, एक एक चीज पूछना थी मेरे को कि जैसे अपन छिद्र दशा की बात कर रहे हैं, दशा छिद्र की बात कर रहे हैं, तो आपने कहा कि किसी भी महादशा की शुरुआत की पहली अंतर्दशा और किसी भी महादशा में अंतिम अंतर्दशा दशा छिद्र कहलाती है। अब गुरुजी, जैसे मैंने अपने में देखा, तो अब जो महादशा शनि की जहाँ खत्म होगी, वहां अंतिम में 2.5 वर्ष की गुरु की अंतर्दशा आएगी। तो वो महादशा में जब वो अंतिम अंतर्दशा होगी, वो भी दशा छिद्र कहलाएगी। तो बिल्कुल गुरुजी, पूछना ये था कि शुरुआत में तो क्रूर ग्रह के अंतर्गत क्रूर ग्रह था, शनि के अंदर शनि था, अष्टमेश के अंदर अष्टमेश था, लेकिन अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूं अंतिम में, तो गुरु आ रहा है जो कि एक शुभ ग्रह है। और अगर मेरी कुंडली में बात की जाए तो हालांकि एक एक छठे भाव का स्वामी जरूर है वो, लेकिन साथ ही साथ वो नवमेश भी है, भाग्येश भी है। तो गुरुजी, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या कि शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह से कुछ फर्क पड़ता है, या कोई भी किसी भी ग्रह की फर्क अंतर्दशा पड़ता होगी? है, फर्क पड़ता जी है, लेकिन आपको तो ये देखना, अब जैसे मान लीजिए ये मेरा गुरु, ये भी छठे और नवम भाव का स्वामी है, अगर ये यहाँ नहीं स्थित होता, ये अगर यहाँ स्थित हो जाता तो अष्ट भी नहीं होता, अष्टमेश के द्वारा पीड़ित भी नहीं होता, तो ये फिर बुरा नहीं करता, समझ गए मेरे आप? में गुरुजी पंचम में बैठा है, हाँ, तो अगर केतु के साथ। पीड़ित नहीं है ज्यादा, तो फिर वो बुरा नहीं करेगा। आपको क्या ये इसको देखना, राहु से पीड़ित मानेंगे गुरुजी? हाँ भाई, पंचम में बैठा है केतु के साथ तो। राहु केतु अक्ष में है तो कुछ तो पीड़ित हुआ ही। अब और देखिए, और तो किसी से पीड़ित नहीं, यहाँ तो अस्त हो गया, और फिर जी अष्टमेश, अष्टमेश वो भी कौन सा, शनि है ये अष्टमेश, और शनि यहीं पर बैठा है। अब देखिए, एक तो शनि क्रूर ग्रह, दूसरा अष्टमेश बन गया तो दुगना क्रूरता आ गई, तीसरा वो अष्टम में बैठ गया तो तीन गुना क्रूरता आ गई। अब यही शनि यहाँ से देखता तो इतनी क्रूरता नहीं होती। ठीक है कि ये अष्टमेश है शनि, लेकिन अष्टम में तो नहीं बैठा है। लेकिन तो चतुर्थ में उच्च का हो जाता ना गुरुजी, और ताकतवर हो जाता। मैं कहता हूँ कि यहाँ बैठ जाता तो, अब यहाँ तो उच्च का नहीं तो शत्रु राशि है, फिर भी बुरा इतना बुरा नहीं करता, लेकिन ये अष्टम में ही बैठा है। अष्टम के
अष्टम भाव के पूरे प्रभाव को लेकर यहाँ प्रभाव डाल रहा है। तो और ये दशाएं जो दशा छिद्र है, केवल सावधानी की जरूरत है। किसी की अच्छी होती है, किसी की बुरी होती है। कहने दशा का मतलब छिद्र गुरु जी ये हुआ कि अगर शुभ ग्रह है, अच्छी स्थिति में बैठा है, तो दशा छिद्र में वो उतना बुरा नहीं करेगा। और अगर कोई क्रूर ग्रह है या शुभ ग्रह भी कहीं पीड़ित है, तो फिर वो वहां पे ज्यादा बुरा करता है। दशा छिद्र से संबंधित 2 वीडियो है मेरे। तो जो दूसरा वीडियो है वो किसी अन्य व्यक्ति का है, और उसको देखिए। उसमें मैंने उसके लिए अच्छा प्रिडिक्शन किया है। गवर्नमेंट सर्विस मिलने की बात मैंने उसमें लिखी है। उसका बुरा नहीं, उसका अच्छा है। महादशा का परिवर्तन, ये दशा छिद्र उसके लिए अच्छा है। तो जरूरी नहीं है कि बुरा होगा। ये मैं आपको केवल दिखाने के उद्देश्य से कि इस पर ध्यान रखना है। अब ये दूसरी तो वैसे भी जब निष्कर्ष निकालेंगे तो ये तो हम वैसे भी देखेंगे ही, हमने बस उसको एक नाम दे दिया। हाँ हाँ, अच्छा। अब देखिए क्या है, किसी के भी जीवन में महादशा परिवर्तन लाती है। अब परिवर्तन कोई भी कैसा भी हो सकता है। जैसे नौकरी वाला बिजनेस करने लगा, या बिजनेस वाला नौकरी करने लगा, या अभी तक कुंवारा था, अब महादशा बदली तो उसका वैवाहिक जीवन शुरू हो गया, यानी जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया। या घर के किसी मुख्य सदस्य की मृत्यु हो गई, तो ये एक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है, जिम्मेदारियां स्वयं पर आ जाती हैं। तो अ, ऐसे महादशा का जो परिवर्तन है, वो जीवन में कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन लाता है। किसी को एहसास होता है, किसी को नहीं होता है, ये अलग बात है, लेकिन परिवर्तन लाता है। गुरु जी, कोई अंतर्दशा चेंज होने वाली है, तो वो चेंज होने के बाद ही परिवर्तन आता है, या कई बार वो चेंज होने वाली होती है उसके 8 एक दिन पहले से भी परिवर्तन आ जाता है? भूमिका पहले से बननी शुरू होती है, समझ गए आप? भूमिका पहले से बनी। अब मान लीजिए, अभी मैं इस पर बता भी चुका हूं कि भूमिका पहले से कब बननी शुरू होगी, कि अगर किसी कोई अंतर्दशा समाप्त होने वाली और दूसरी जो अंतर्दशा शुरू होने वाली है, यदि वो बहुत अच्छी है, प्रबल है, वो ग्रह बलवान है, अच्छा है, और अपनी ही प्रत्यंतर दशा में फल देने को आतुर है, तो फिर पहले से ही भूमिका बननी शुरू हो जाएगी। अब मान मेरे लीजिए, साथ गुरु जी ऐसा हुआ है। मेरा जून में गुरुजी चंद्रमा की अंतर्दशा थी जो चेंज होने वाली थी, और मंगल की आने वाली थी। तो लेकिन 15 तारीख के आसपास चेंज होने वाली थी, और मैंने 6 तारीख को ही जॉब छोड़ दी थी। और मंगल मेरा योग कारक है, और मंगल की वजह से मेरे को कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में फायदा होना था। तो मैंने प्रॉपर्टी लाइन पूरी तरीके से ज्वाइन कर ली, और फिर मेरे को उधर फायदा भी हुआ। तो मेरी अंतर्दशा खत्म हुई कुछ 8-10 दिन बाद, लेकिन जॉब मैंने 8-10 दिन पहले ही छोड़ दी थी, मंगल के अंतर्दशा आने के पहले। हाँ, तो भूमिका पहले से बननी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि महादशा जीवन में एक बड़ा परिवर्तन। ये मेरी कुंडली है, राहु की महादशा द्वादश भाव में और अष्टम भाव में। राहु केतु अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, बुरे रिजल्ट देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये राहु मंगल के द्वारा पीड़ित है। तो राहु की महादशा जो थी वो अच्छी नहीं गुजरी, कभी नौकरी कभी बिजनेस। फिर राहु के बाद गुरु की महादशा आई। गुरु राहु से अच्छा था, क्योंकि नवम भाव का भी स्वामी है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि अस्त है और अष्टमेश के द्वारा।
गुरु की महादशा में मैंने पूरे गुरु की महादशा 16 वर्ष बिजनेस किया। गुरु के बाद गुरु की महादशा समाप्त हुई, उसके बाद शनि की महादशा चली। शनि भले ही सप्तमेश अष्टमेश है, कर्क लग्न का एक बुरा ग्रह है, लेकिन गुरु से अच्छा है, क्योंकि गुरु की हालत बहुत खराब है। छठे भाव का स्वामी अस्त है, अष्टमेश के द्वारा पीड़ित है और काल पुरुष की कुंडली में नीच भाव में स्थित है। शनि केवल लग्न के हिसाब से बहुत बुरा ग्रह है, मारक भाव का स्वामी है और मृत्यु के भाव का स्वामी, तो बुरा है, लेकिन किसी भी ग्रह के द्वारा पीड़ित नहीं है, अपनी राशि में बलवान है, तो गुरु से तो अच्छा ही हो गया। तो शनि की महादशा आई। शनि नौकरी का कारक है और दशम भाव पर इसकी दृष्टि है, आते ही इसने नौकरी दे दी। पूरी शनि की महादशा मैंने नौकरी की और अच्छे लेवल की नौकरी की, जनरल मैनेजर रहा प्राइवेट सेक्टर में। इसकी अंतिम अंतरदशा गुरु की थी। गुरु ने फिर बिजनेस में ला दिया, यानी मैं प्रोफेशनली ज्योतिष में आ गया। ज्योतिष तो मैं 32 वर्षों से करता आ रहा हूँ, लेकिन फ्री में करता था, केवल अपने परिचितों की कुंडली देखता था। लेकिन गुरु की अंतरदशा शुरू हुई और गुरु ने मुझे फिर से बिजनेस में ला खड़ा किया। ये अंतिम अंतरदशा थी। इसके बाद बुध की महादशा शुरू होने वाली, क्योंकि बुध बिजनेस का कारक है और दशम भाव में, इसलिए उसकी भूमिका गुरु ने पहले ही बना दी। तो गुरु की जब से अंतरदशा शुरू हुई, तो मैंने अपना फेसबुक ग्रुप बनाया, यूट्यूब चैनल बनाया और प्रोफेशनली मैं लोगों की कुंडली देखना शुरू कर। तो यहाँ पर ये जो मैं अपनी कहानी नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं ये बता रहा हूँ कि जीवन में महादशा कितना बड़ा परिवर्तन लाती है। गुरुजी, जैसे ही मेरी भी गुरु की महादशा चल रही है और राहु की अंतरदशा चल रही है, जैसे ही राहु की शुरू हुई मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू कर दिया। कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बिल्कुल, ये चीजें होती हैं और ये जो बातें हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ और ये चीजें आप भूल जाएंगे। इसलिए क्लास तो समाप्त होने वाली है, इसको नोट कर लीजिएगा इन चीजों को। आपके निश्चित रूप से बहुत सारी ये काम की बातें हैं। पहला जो अभी सुमित जी ने पूछा और मैंने बताया कि भूमिका पहले ही बननी शुरू हो जाती है। दूसरा, महादशा जीवन में बड़ा परिवर्तन लाती है और छिद्र दशा, दशा छिद्र और जितनी संधियां मैंने आज बताई है वो, ठीक है।